हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। फ्रेंड्स, आप सबको पढ़ाने के लिए मैंने एक नया गैजेट खरीदा है, इसलिए आज से आने वाली सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगी और आप सब लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप सभी लाइव क्लासरूम में पढ़ रहे हों। फ्रेंड्स, एक गैजेट मेरे लिए नया है, इसलिए यदि लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो प्लीज़ अगले 2-3 दिन तक मेरे साथ कोऑपरेट करें। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 के साथ अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। तो क्या कहता है आर्टिकल 74? तो सबसे पहले मैं आपको इस बात को समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, ये हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सब लोग स्क्रीन पर देखें, व्हाइट बोर्ड पर, ये हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये सब जो हैं, ये सब हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्री। ओके, सो यहां पे जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं, ये सब लोग केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, और फ्रेंड्स, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको हम एक साथ क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्रियों को हम एक साथ क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सभी मंत्रियों को हम एक साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद बोलेंगे। चूंकि ये मंत्री परिषद केंद्र की है, इसलिए हम इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद बोलेंगे। सो ये है भारत के राष्ट्रपति और ये है केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 74 क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा। ओके, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा और यह मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? इस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा यानी कि प्रधानमंत्री होगा। और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में एडवाइस देगा यानी कि सलाह देगा। यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देगा यानी कि एडवाइस देगा। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? सो आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन होगा? मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और यह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देगा यानी कि एडवाइस देगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि संविधान में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया था कि क्या राष्ट्रपति इस सलाह से बाध्य है या नहीं, यानी कि इस प्रेसिडेंट बाउंड बाय दिस एडवाइस और नॉट। क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है या बाध्य नहीं है? ओके, तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। सो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1959 में राष्ट्रपति कौन थे? 1959 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1959 में राष्ट्रपति कौन थे? सो 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। ओके, सो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया, प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद का हेड होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ओके, तो 1959 में राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद के मुखिया कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब फ्रेंड्स, मंत्री परिषद ने क्या किया? केंद्रीय मंत्री परिषद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि आप एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दें। ओके, यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट को साइन कर दें। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को भली भांति जानते थे कि यह दस्तावेज भारत की जनता के लिए एवं भारत के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया? इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।
अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आर्टिकल 74 का हवाला दिया। आर्टिकल 74 का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 74 के अनुसार आपको मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी। परंतु उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस बात का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि क्या मैं मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हूं या फिर बाध्य नहीं हूं। ओके, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भले ही आर्टिकल 74 इस बात के लिए प्रावधान करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा, लेकिन संविधान में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है कि क्या राष्ट्रपति इस सलाह से बाध्य है या नहीं है। तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं थे और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंत्रिपरिषद की बात मानने से मना कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। ओके, तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर, जब शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था तो बाद में हस्ताक्षर क्यों कर दिए। सो फ्रेंड्स, इस बात का कारण यह था कि उस वक्त भारत एक नया देश था। इंडिया वॉज ऑल टुगेदर अ न्यू कंट्री। भारत एक नया देश था। ओके, और राष्ट्रपति और देश की सरकार के बीच में यदि झगड़ा होता तो देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता। और दूसरी चीज ये थी कि यदि राष्ट्रपति सरकार की बात को मानने से मना कर देते पूरी तरह से तो सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात थी, सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बेसमेंट हो जाता। इस कारण से राष्ट्रपति महोदय ने उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हुआ, अब एक सवाल खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि आगे क्या हुआ। उसके बाद आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ओके, अब 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने क्या किया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 में संशोधन कर दिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्टिकल 74 को, अनुच्छेद 74 को संशोधित कर दिया, यानी कि आर्टिकल 74 की भाषा को बदल दिया। तो आइए देखते हैं अब क्या थी आर्टिकल 74 की नई भाषा। फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। ओके, ये भारत के राष्ट्रपति हैं और ये क्या है, ये मंत्रिपरिषद है, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को एडवाइस देंगे, यानी कि सलाह देंगे। ओके, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, यानी कि सलाह देंगे। लेकिन अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है। अब राष्ट्रपति को वही करना होगा जो मंत्रिपरिषद कहेंगे। ओके, अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य बना दिया गया। अब राष्ट्रपति को वही करना होगा जो मंत्रिपरिषद कहेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अब 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने क्या किया, इसने फिर से आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 की भाषा को बदल दिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फिर से आर्टिकल 74 में संशोधन किया और फिर से इसकी भाषा को बदल दिया। आइए देखते हैं अब क्या है आर्टिकल 74 की नई भाषा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। ओके, और ये क्या है, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता था कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है। लेकिन फ्रेंड्स, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद इस बात का प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से
उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यानी कि जब पहली बार मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी, जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं कि आप अपनी इस सलाह पर एक बार विचार और कर लें, ये सलाह नहीं है, ये सलाह सही नहीं है, इस सलाह में ये कमियां हैं। ओके, सो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद के पास सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओके, सो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के पास एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि मंत्रिपरिषद ने फिर से यही सलाह राष्ट्रपति को दे दी, ओके, यदि मंत्रिपरिषद ने संशोधित रूप में या फिर ओरिजिनल रूप में, यानी कि ओरिजिनल या मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी कि उस सलाह में थोड़े बहुत परिवर्तन करके या फिर उस सलाह को एज इट इज जैसा का तैसा राष्ट्रपति को दे दिया, तो अब दूसरी बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होंगे। ओके, सो 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहला प्रावधान यह था कि जब मंत्रिपरिषद पहली बार राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। मंत्रिपरिषद जब पहली बार राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति इस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद उसी सलाह को दूसरी बार राष्ट्रपति को दे, ओके, अब मंत्रिपरिषद दूसरी बार जब राष्ट्रपति को सलाह देगा तो उसमें बदलाव भी कर सकता है या फिर उसको जैसी वो पहले थी बिल्कुल वैसी दे सकता है। यानी कि आप थोड़ा बहुत बदलाव करके या बिना बदलाव के राष्ट्रपति को जब मंत्रिपरिषद दूसरी बार सलाह देगा तो अब राष्ट्रपति इस सलाह से बाध्य होंगे और राष्ट्रपति को अब वही करना होगा जो मंत्रिपरिषद कह रहे हैं। ओके, सो क्या था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो जब पहली बार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उस सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन दूसरी बार यदि वही सलाह मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दी तो अब राष्ट्रपति उस सलाह से बाध्य होगा। अब फ्रेंड्स, इस बात को एक एग्जाम्पल देके मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, जब के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे तो उस समय क्या हुआ, उस समय की एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। ओके, सो ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, यानी कि ये कौन है, ये के.आर. नारायणन है। उसके बाद ये मंत्रिपरिषद है, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर COM है। ओके, अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और किस बात की सलाह दी कि आप उत्तर प्रदेश पर, कहां पर, उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। आप उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। सो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने के.आर. नारायणन जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उनको सलाह दी कि आप उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। लेकिन फ्रेंड्स, के.आर. नारायणन इस बात को जानते थे कि मंत्रिपरिषद उत्तर प्रदेश को बिना किसी बात के राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहता है। मंत्रिपरिषद केवल राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहता है। ओके, राजनीतिक कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सत्ता हो और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो। तो के.आर. नारायणन इस बात को भली भांति समझ गए कि मंत्रिपरिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ से, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से मुझसे राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश पर लागू करवा रहा है। तो अब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने क्या कहा कि आप एक बार अपनी इस सलाह पर पुनर्विचार कर लें, आप एक बार इस अपनी सलाह को रिकंसिडर कर लें। तो उन्होंने इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज दिया और उन्होंने कहा कि आप एक बार कम से कम इस अपनी सलाह पर पुनर्विचार कर लें। अब चूंकि राष्ट्रपति ने किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजा तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से राजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा है। ओके, तो इस बार अब मंत्रिपरिषद ने क्या किया, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को फिर से यह सलाह नहीं दी। ओके, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति के पास फिर से यह सलाह नहीं भेजी और इस प्रकार से
के आर नारायणन ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति शासन लगने से बचा लिया। ओके, सो के आर नारायणन ने उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगने से बचा लिया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, उसके बाद अब की बार क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यानी कि दूसरी बार मंत्रिपरिषद ने अब राष्ट्रपति को यानी कि के आर नारायणन को यह सलाह दी कि अब आप बिहार पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो पहले उत्तर प्रदेश की बात कही थी, लेकिन अब मंत्रिपरिषद ने कहा कि आप अब बिहार पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। ओके, अब राष्ट्रपति ने क्या किया, तो अब के आर नारायणन इस बार भी जानते थे कि मंत्रिपरिषद अपने राजनीतिक कारण से बिहार पर भी राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहता है, इसलिए के आर नारायणन ने फिर से इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि आप एक बार और इस पर विचार करने हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस बार क्या हुआ कि इस बार मंत्रिपरिषद भी इरिटेट हो गया, मंत्रिपरिषद भी तंग आ गया कि ऐसे तो राष्ट्रपति महोदय हमें कुछ करने ही नहीं देंगे, हम जो भी काम उनसे कहेंगे वो हर चीज हमें पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। तो अब मंत्रिपरिषद ने क्या किया, मंत्रिपरिषद ने इस सलाह को फिर से मंत्रिपरिषद ने इस सलाह को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ओके, सो अब मंत्रिपरिषद ने क्या किया, इस सलाह को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब चूंकि मंत्रिपरिषद ने दूसरी बार राष्ट्रपति को सलाह दी, तो अब मैंने आपको बताया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद राष्ट्रपति को जब मंत्रिपरिषद दूसरी बार सलाह देगा तो राष्ट्रपति इस सलाह से बाध्य होगा। तो अब राष्ट्रपति महोदय को बिहार पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और वो बिहार को राष्ट्रपति शासन के प्रकोप में आने से नहीं रोक पाए। ओके, सो बिहार राष्ट्रपति शासन में आ गया। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस उदाहरण से भली भांति समझ गए होंगे कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 की क्या स्थिति है। सो फ्रेंड्स इसके साथ ही टॉपिक समाप्त होता है और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि विवेकाधीन शक्तियां कौन सी शक्तियां होती हैं या डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी पावर्स होती हैं। सो फ्रेंड्स ये वो शक्ति हैं जिनका इस्तेमाल करते वक्त राष्ट्रपति किसी की भी सलाह, किसी का भी एडवाइस नहीं लेता है। ओके, सो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त राष्ट्रपति किसी का भी, भले ही वो मंत्रिपरिषद हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, राष्ट्रपति किसी का भी एडवाइस नहीं लेता है। राष्ट्रपति अपने खुद का माइंड अप्लाई करता है। ओके, राष्ट्रपति अपना खुद का माइंड अप्लाई करता है और खुद डिसीजन लेता है। ओके, सो विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रिशनरी पावर्स वो होती हैं जिनका इस्तेमाल करते वक्त राष्ट्रपति किसी का भी एडवाइस नहीं लेते हैं। उसके अलावा वो अपना स्वयं का मस्तिष्क इस्तेमाल करते हैं, खुद का माइंड यूज करते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। ओके, तो डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब है ऐसी शक्तियां जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सके, जिनका इस्तेमाल वो अपने मन से कर सके। तो आइए देखते हैं हम भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में। सो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यह है कि भारत के संविधान का कोई भी प्रावधान, भारत के संविधान का कोई भी अनुच्छेद, कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोविजन सीधे तौर पर राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात नहीं करता है। ओके, सो भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बात नहीं करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 74 में लिखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो ये बात सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद में लिखी हुई है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। बिल्कुल इस प्रकार से संविधान में ऐसा सीधे तौर पर कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर्स उसकी विवेकाधीन पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ऐसा संविधान में कहीं भी डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स तो फिर हम बात करते हैं कि अब हम राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में पता कैसे लगाएं। क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर्स डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी हुई हैं, तो हम अब राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में कैसे पता लगाएं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जब संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब हम संविधान के भिन्न भिन्न अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो उनको पढ़कर हम परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इस
नतीजे पर पहुंच सकते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। ओके, तो जब हम संविधान के अलग अलग प्रावधानों को, अलग अलग अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो उनको पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो हमें स्वयं संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में जाकर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को छांटना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां उसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की। तो मैंने अभी ही आपको अनुच्छेद 74 यानी कि आर्टिकल 74 के बारे में पढ़ाया। तो क्या कहता है आर्टिकल 74? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि जैसे कि ये भारत के राष्ट्रपति हैं, ओके, और ये क्या है, ये मंत्रिपरिषद है, यानी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। ओके, सो केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देगी। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद यदि राष्ट्रपति इस सलाह से सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति इस सलाह को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं उस समय राष्ट्रपति ना ही तो किसी और से सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति ये काम अपने विवेक से करते हैं, अपने मन से करते हैं और स्वयं इस बात का निर्णय लेते हैं कि क्या इस सलाह को मंत्रिपरिषद के लिए पुनर्विचार के लिए भेजना है या फिर नहीं भेजना है। तो इस बात से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर्टिकल 74 के तहत जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो ये जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की सबसे पहली विवेकाधीन शक्ति है। ओके, तो सबसे पहली डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, सबसे पहली विवेकाधीन शक्ति क्या है कि जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो ये जो है ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। उसके बाद आइए दूसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद कल की क्लास में मैंने आपको वीटो के बारे में पढ़ाया था। ओके, यानी कि राष्ट्रपति की वीटो करने की शक्ति के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो सस्पेंसिव वीटो है, सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो। ओके, सस्पेंसिव वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो। और उसके बाद एक और मैंने आपको वीटो के बारे में पढ़ाया था, पॉकेट वीटो। ओके, सो पॉकेट वीटो को या तो हम पॉकेट वीटो ही कहेंगे हिंदी में या फिर हम इसे जेबी वीटो भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जब भी निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, यानी कि सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है, तो राष्ट्रपति इसे अपने विवेक के अनुसार करता है, अपनी स्वयं की मर्जी से करता है। जब भी राष्ट्रपति किसी भी बिल पर निलंबनकारी वीटो लगाता है या फिर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है तब राष्ट्रपति किसी की भी सलाह नहीं लेता, और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी बिल पर निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो लगाता है। ओके, सो निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की दूसरी विवेकाधीन शक्ति में शामिल है। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की तीसरी डिस्क्रिशनरी पावर या फिर तीसरी विवेकाधीन शक्ति के बारे में। सो फ्रेंड्स, भारत में संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ओके, तो सबसे पहला सत्र होता है बजट सत्र। ओके, तो सबसे पहला जो सेशन है वो होता है बजट सेशन या फिर बजट सत्र। उसके बाद दूसरा जो सेशन है वो होता है मॉनसून सेशन या फिर मानसून सत्र। ओके, सो पहला सत्र कौन सा है, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, और जो तीसरा सत्र होता है उसे कहते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन अधिवेशन या फिर इसे हम बोलेंगे विंटर सेशन। ओके, सो भारत में संसद के सामान्यतः 3 सत्र या फिर 3 अधिवेशन होते हैं, यानी कि 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। ओके, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब फ्रेंड्स, इनमें से जो बजट सेशन है यानी कि बजट सत्र है ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है लेंथ में, और जो शीतकालीन सत्र है ये लेंथ में सबसे ज्यादा छोटा होता है। अब फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार यानी कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के कोई भी 2 सत्रों में या कोई भी 2 अधिवेशनों में
6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ओके, सो संसद के किसी भी 2 सत्रों में, संसद के किसी भी 2 सेशंस में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे कि बजट सेशन और मानसून सेशन में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर से शीतकालीन सेशन और बजट सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र और बजट सत्र में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स, संसद के जो सत्र होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, उन्हें कौन बुलाता है? तो संसद के सत्र को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, सो संसद के सत्र को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर संसद के सत्र को बुलाता है? सो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर संसद के सत्र को बुलाता है। तो जब केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को एडवाइस देता है, ये सलाह देता है कि अब संसद के सत्र का आह्वान कीजिए, अब संसद के सत्र को बुला लीजिए, तब राष्ट्रपति संसद के सत्र का आह्वान करता है, यानी कि संसद के सत्र को बुला लेता है। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि बजट सेशन पूरा हो गया। ओके, मान के चलिए कि बजट सेशन चल रहा था और बजट सेशन पूरा हो गया। ओके, तो जब बजट सेशन पूरा हो गया, उसके बाद 3 महीने बीत गए। ओके, अब राष्ट्रपति वेट कर रहे हैं कि मंत्री परिषद मुझे सलाह दे और उसके बाद मैं संसद के अगले सत्र का आह्वान करूं। अब मान के चलिए 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद भी मंत्री परिषद ने और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह नहीं दी। उसके बाद 5 महीने बीत गए और 6 महीने बीत गए, यानी कि 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने के बाद भी यदि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने की सलाह नहीं दी, तो अब राष्ट्रपति के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। 6 महीने पूरे हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अपनी मर्जी से संसद के सत्र को बुला सकता है। ओके, तो अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बिना मंत्री परिषद की सलाह के संसद के सत्र को बुला लेगा। ओके, और ये शक्ति राष्ट्रपति को कहां मिली है? आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की चौथी विवेकाधीन शक्ति के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है। ओके, सो हमने ब्रिटेन से बहुत सारे कस्टम्स, कन्वेंशंस और ट्रेडिशंस भी लिए हैं, यानी कि हमने ब्रिटेन से वहां की बहुत सारी परंपराएं भी ली हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ब्रिटेन की एक परंपरा के अनुसार, ब्रिटेन की एक परंपरा के अनुसार, जो कि हमने भारत में भी अडॉप्ट की है, राष्ट्रपति को एक डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति को एक विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति मंत्री परिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वार्न कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को चेतावनी दे सकता है यदि मंत्री परिषद कोई गलत कार्य कर रहा हो। बिल्कुल उसी प्रकार से यदि मंत्री परिषद ने कोई अच्छा कार्य किया हो तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद को एनकरेज कर सकता है, यानी कि उसको प्रोत्साहन दे सकता है। ओके, सो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को वार्न कर सकता है, यानी कि उनको चेतावनी दे सकता है। और बिल्कुल उसी प्रकार राष्ट्रपति मंत्री परिषद को एनकरेज कर सकता है, यानी कि मंत्री परिषद को प्रोत्साहन दे सकता है, उनको प्रोत्साहित कर सकता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ था, जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, तो प्रणब मुखर्जी ने भारत सरकार को, यानी कि प्रणब मुखर्जी ने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद को इस बात के लिए वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इस प्रकार से भारत में सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता, तो भारत में सेकुलरिज्म या फिर पंथ निरपेक्षता डिस्टर्ब हो रही है। भारत में सेकुलरिज्म या फिर पंथ निरपेक्षता डिस्टर्ब हो रही है और सरकार जल्द से जल्द अपने कार्य करने का तरीका सुधार ले। ओके, और पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म जो है वो भारतीय संविधान का एक बेसिक मूल्य है, वो भारतीय संविधान की एक बेसिक वैल्यू है। इसलिए सरकार अपने कार्य करने का तरीका सुधार ले और सरकार सेकुलरिज्म को, यानी कि पंथ निरपेक्षता को डिस्टर्ब करने की, उससे छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे।
ओके, तो राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को वार्न कर सकता है, चेतावनी दे सकता है, या फिर एनकरेज कर सकता है, उसके अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब फ्रेंड्स आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की पांचवी विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। सो फ्रेंड्स आर्टिकल 78 ओके, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, यानी कि मंत्रिपरिषद के जो प्रशासनिक निर्णय हैं, मंत्रिपरिषद के जो प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, ओके, यानी कि मान के चलिए मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद के अंदर क्या हो रहा है, ओके, तो सबसे पहली चीज कि मंत्रिपरिषद के अंदर क्या हो रहा है, मंत्रिपरिषद कौन से प्रशासनिक निर्णय ले रहा है, मंत्रिपरिषद के अंदर कैसे प्रशासनिक काम चल रहे हैं, ओके, तो मंत्रिपरिषद के प्रशासनिक निर्णय के बारे में, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या हो रहा है इस बारे में, और जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस हैं, प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस यानी कि ऐसे विधेयक जिनको संसद में पेश किया जाना है, तो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन या फिर ऐसे विधेयक जिन्हें संसद में पेश किया जाना है, इनके बारे में जानकारी देगा। ओके, सो प्रधानमंत्री प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अफेयर के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देगा। ओके, सो आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की यह कर्तव्य है, प्रधानमंत्री की यह ड्यूटी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, मंत्रिपरिषद के अंदर क्या चल रहा है, मंत्रिपरिषद के क्या प्रशासनिक निर्णय हैं, मंत्रिपरिषद का क्या कार्यकलाप है और कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको संसद में पेश किया जाना है, इन सभी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देगा। सो फ्रेंड्स, इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को यह विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को अपने कार्यालय में बुला सकता है। ओके, सो राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को अपने कार्यालय में बुला सकता है और प्रधानमंत्री से प्रस्तावित विधेयकों, यानी कि ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको संसद में पेश किया जाना है, ऐसे कौन से बिल्स हैं जिनको पार्लियामेंट में प्रपोज किया जाना है, ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन्हें संसद में पेश किया जाना है, और इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अंदर क्या काम हो रहा है, मंत्रिपरिषद के क्या प्रशासनिक निर्णय हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मांग सकता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को अपने कार्यालय में बुलाकर प्रधानमंत्री से जानकारी ले सकता है। तो राष्ट्रपति के पास राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड, ओके, यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये राष्ट्रपति की पांचवी विवेकाधीन शक्ति यानी कि फिफ्थ डिस्क्रिशनरी पावर है। अब फ्रेंड्स आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की छठवीं विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर। सो फ्रेंड्स 1996 में क्या हुआ फ्रेंड्स, इस डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्ति को समझाने के लिए पहले मुझे आपको इस बात को समझाना होगा कि भारत में सरकार कैसे बनती है। और मुझे याद है कि मैं इस बात को आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो आइए आज मैं आपको फिर से इस बात को समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, भारत में सरकार जो है वो लोकसभा इलेक्शंस, ओके, यानी कि लोकसभा के चुनाव से बनती है। भारत में जो सरकार है वो कैसे बनती है, लोकसभा इलेक्शंस यानी कि लोकसभा के चुनाव से बनती है। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मान के चलिए ये लोकसभा है, ओके, और ये सब जो हैं वो लोकसभा के अंदर सीट्स हैं, ये सब जो हैं वो लोकसभा के अंदर सीट्स हैं। तो अब आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी सीट्स हैं। सो लोकसभा में कुल 543, ओके, लोकसभा में कुल 543 सीट्स हैं। तो जब लोकसभा चुनाव होते हैं और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी राजनीतिक दल को 50% प्लस 1, ओके, यानी कि 50% प्लस 1 या इससे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, वह पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाती है, सरकार बनाती है। वह पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। यहां पर 50% प्लस 1 से मतलब है कि हमें 50% से अधिक चाहिए, ओके, तो हमें बस 50% से अधिक चाहिए, अब वो जितना भी हो। तो यदि हम 543 का 50% निकालें, तो यदि हम 543 का 50% कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो यदि हम 543 का 50% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 271.5,
ओके। और मेजोरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, 271.5 से अधिक चाहिए। यदि ये कोई इंटीग्रल नंबर होता तो हम इसमें 1 प्लस करते हैं, ओके। लेकिन ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो जब आप 543 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि उसका 50% निकालोगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, 271.5। और 271.5 से अगला बड़ा नंबर कौन सा है, 272। यानी कि जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा में 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त होंगी, वो राजनीतिक दल सरकार बनाएगा, ओके। अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि टोटल हमारे पास 4 राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल ए, राजनीतिक दल बी, राजनीतिक दल सी और राजनीतिक दल डी। पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, पॉलिटिकल पार्टी सी और पॉलिटिकल पार्टी डी। अब मान के चलिए कि लोकसभा के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी ए को 100 सीटें प्राप्त हुईं, पार्टी बी को 150 सीटें प्राप्त हुईं, पार्टी सी को 200 सीटें प्राप्त हुईं और पार्टी डी को 93 सीटें प्राप्त हुईं। अब यदि आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल 543 आएगा, यानी कि पूरी सीटें कितनी है, 543। तो 543 सीट्स में से पार्टी ए को 100 सीट मिली, पार्टी बी को 150 सीट मिली, पार्टी सी को 200 सीट मिली और पार्टी डी को 93 सीट मिली। अब किसी भी पार्टी को, ओके, या फिर किसी भी कोलिशन को, किसी भी गठबंधन को, ओके, या तो किसी भी पार्टी को या किसी भी पार्टियों के गठबंधन को यदि सरकार बनानी है तो उनको कितना नंबर चाहिए, 272, 272 या उससे अधिक। अब यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है, यहां पर सबसे ज्यादा सीट सी को मिली है। लेकिन सी को कितनी सीट मिली है, सी को 200 सीट मिली है और ये जो 200 है वो 272 से कम है, ओके। 200 जो है वो 272 से कम है, यानी कि सी भी सरकार नहीं बना सकता। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए, जब किसी भी राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक दलों के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं हंग पार्लियामेंट, ओके। सो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, हंग पार्लियामेंट। और हंग पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हंग पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं त्रिशंकु संसद, ओके। तो इस अवस्था को हम बोलेंगे कि या तो ये हंग पार्लियामेंट है या फिर क्या है, त्रिशंकु संसद, ओके। अब यहां पर त्रिशंकु संसद या फिर हंग पार्लियामेंट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सरकार कैसे बनेगी, ओके। क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है उसके लीडर को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं कि आप आए और सरकार बनाएं। लेकिन चूंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है, तो अब सरकार कैसे बनेगी, तो आइए देखते हैं। अब फ्रेंड्स इस अवस्था में भारत के राष्ट्रपति को, ओके, सो इस अवस्था में भारत के राष्ट्रपति को ये विवेकाधीन शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त होती है कि वो जिस भी पार्टी की लीडर को चाहे, ओके। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4 राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, राजनीतिक दल सी और राजनीतिक दल डी। तो अब राष्ट्रपति जिस भी पार्टी के लीडर को चाहे, जिस भी पार्टी के नेता को चाहे, उस पार्टी के नेता को आमंत्रित कर सकता है कि आप आए और आप सरकार बनाएं, ओके। आप आए और आप सरकार बनाएं। राष्ट्रपति जिस भी पार्टी के नेता को चाहे उस पार्टी के नेता को आमंत्रित कर सकता है कि आप आए और सरकार बनाएं। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं, जिससे कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स 1996 में क्या हुआ कि 1996 में हंग पार्लियामेंट यानी कि त्रिशंकु संसद वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। 1996 में क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को या फिर कोलिशन को, यानी कि किसी भी गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। अब 1996 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो 1996 में शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, ओके। सो भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1996 में, शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। अब फ्रेंड्स क्या हुआ कि 1996 में हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति उत्पन्न हुई और जिसके कारण किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को क्या हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
तो अब शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उनको एक विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त हो गई कि वो जिस भी पार्टी के लीडर को चाहें उस पार्टी के लीडर को आमंत्रित करें कि आप आए और सरकार बनाएं। तो शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, सो अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित किया कि आप आए और आप सरकार बनाएं, ओके। और शंकर दयाल शर्मा ने अपने डिस्क्रिशन में यानी कि अपनी मर्जी से, अपनी विवेकाधीन शक्ति से अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित किया कि आप आए और सरकार बनाएं। और अटल बिहारी वाजपेयी कौन बन गए? भारत के प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी को क्या करना था कि 50% से अधिक, ओके, 50% से अधिक लोकसभा सदस्यों द्वारा समर्थन पत्र प्राप्त करना था, ओके, और इस समर्थन पत्र को राष्ट्रपति के पास जमा करना था। उनको एक लेटर ऑफ सपोर्ट, एक समर्थन पत्र प्राप्त करना था 50% से अधिक लोकसभा सांसदों द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी किसी कारणवश इस समर्थन पत्र को प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि उनको सदन में 50% से अधिक का बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 13 दिनों में वो फेल हो गए। 13 दिन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मैं समर्थन पत्र लाने में असमर्थ हूं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा को भंग कौन करता है? लोकसभा को भंग भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता होती है, यानी कि जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं, ओके। लेकिन फ्रेंड्स, अब इस बार क्या हुआ कि चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन पत्र लाने में असमर्थ रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने शंकर दयाल शर्मा को यह एडवाइस दी, यह सलाह दी कि आप क्या करें, आप लोकसभा को भंग कर दें और दोबारा से चुनाव करवाएं। लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की इस सलाह को नहीं माना और इस सलाह को ना मानते हुए उन्होंने इस बार एचडी देवेगौड़ा, ओके, इस बार उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोकसभा को भंग नहीं किया और उन्होंने एचडी देवेगौड़ा को इस बार मौका दिया और उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाएं, ओके। तो अब एचडी देवेगौड़ा क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री बन गए और एचडी देवेगौड़ा 50% से अधिक लोकसभा सदस्यों का समर्थन पत्र प्राप्त करने में सफल भी रहे, यानी कि उनको लोकसभा में 50% से अधिक का बहुमत प्राप्त हो गया। उन्होंने यह समर्थन पत्र राष्ट्रपति के पास जमा कराया और वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन फ्रेंड्स, किन्हीं कारणों बस एक साल बाद एचडी देवेगौड़ा भी विफल हो गए और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, ओके। तो इस पूरी चर्चा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद को यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त हो, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद को जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तो उस समय राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इस सलाह से बाध्य होते हैं कि क्या लोकसभा को भंग करना है या फिर लोकसभा को भंग नहीं करना है, ओके। लेकिन जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत नहीं हो, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं हो, तो इस अवस्था में राष्ट्रपति के पास एक विवेकाधीन शक्ति होती है कि क्या लोकसभा को भंग करना है या फिर भंग नहीं करना है, ओके। सो राष्ट्रपति के पास एक विवेकाधीन शक्ति है कि क्या लोकसभा को भंग करना है या फिर भंग नहीं करना है। वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होते हैं। तो ये हो गई 7वीं डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि सेवन डिस्क्रिशनरी पावर, 7वीं विवेकाधीन शक्ति भारत के राष्ट्रपति की, कि जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तब तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होगा कि लोकसभा को भंग करना है या नहीं करना है। लेकिन जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से बाध्य नहीं होंगे कि लोकसभा को भंग करना है या नहीं करना है। वो अपनी मर्जी से लोकसभा को डिसॉल्व करें या फिर ना करें, भंग करें या फिर ना करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें।
फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग prashant-ias.blogspot.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।